हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। चलिए अपने चैनल को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। एनआईसीयू रूम। मृत्युंजय महक को लेकर एनआईसीयू के कमरे में आया था, जहां पर कुछ डॉक्टर और नर्स 24 घंटे 7 दिन के लिए हायर किए गए थे। महक शीशे के ऊपर से अपने बच्चे को देखते हुए मृत्युंजय से, इसे मुझे अपने गोद में लेना है। ये सुनकर मृत्युंजय महक के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, मैं भी उसे अपने सीने से लगाना चाहता हूँ माँ, लेकिन उसका यहाँ रहना उसके हेल्थ के लिए अच्छा होगा। महक मृत्युंजय की बात पर बेबी की तरफ इशारा करते हुए, हम इसका नाम क्या रखेंगे? मृत्युंजय कुछ कहता उससे पहले ही विप्लो अंदर आकर बोला, मिंकू। हम इसे मिंकू कहेंगे। महक विप्लो की बात बोली, हाँ ये नेम भी अच्छा है। ये सुनकर मृत्युंजय एक नज़र महक को देखने के बाद विप्लो को घूरते हुए बोला, ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम बताओ, तुम यहाँ पर खुले सांड की तरह क्यों घूम रहे हो? मृत्युंजय की बात सुनकर विप्लो महक की तरफ देखते हुए खुद की तरफ इशारा करके बोला, भाभी क्या मैं आपके सांड तरह दिखता हूँ? महक अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, आप तो काफ़ी हैंडसम हो। ये सुनकर विप्लो मृत्युंजय की तरफ इशारा करते हुए बोला, तो भाई मुझे सांड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इधर से उधर हर वक्त घूमते रहते हो खुला सांड की तरह। मृत्युंजय ने विप्लो को घूरते हुए कहा। विप्लो मृत्युंजय की बात सुनकर मुंह बनाते हुए बेबी की तरफ देख कर बोले, मिंकू आप अपने पापा से बात मत करना, वो हमेशा आपके चाचू को बुल्ली कहते हैं। मृत्युंजय विप्लो के कान में पकड़ कर बोला, तुम चलो निकलो यहाँ से। विप्लो दर्द का नाटक करते हुए बोला, आओ ब्रो, दर्द होता है। महक उन दोनों की तरफ देख कर मुस्कुराते हुए मिंकू की तरफ देख कर बोली, आप जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर मम्मा आपको कहीं जाने नहीं देगी। मृत्युंजय महक की बात को सुनकर बोला, और डैड हमेशा आपके सपोर्ट करेंगे। महक मृत्युंजय की बात पर मुस्कुरा देती है और वो लोग वहाँ से निकल कर नॉर्मल वार्ड में आ जाते हैं। नॉर्मल वार्ड में आकर मृत्युंजय महक को कपड़े देते हुए बोला, तुम जाकर कपड़े चेंज कर लो, वैशाली की आज गोद भराई है, तब तक मैं तुम्हारी डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटी पूरी करके आता हूँ। महक मृत्युंजय की बात सुन अपना सिर हिला कपड़े लेकर वॉशरूम की तरफ चली जाती है। मृत्युंजय वहाँ से निकल कर रीति के वार्ड की तरफ चला जाता है। इधर रीति का VIP वार्ड। रीति को होश आ जाने के कारण उसे ICU से वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया, जहाँ पर वो मैगजीन पढ़ते हुए बिस्तर पर लेटा हुआ था कि मृत्युंजय अंदर आते ही बोला, कुछ समझ आया? मैगजीन पढ़कर। मृत्युंजय की आवाज़ पर ऋतिक मैगजीन के सामने से हटा मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोला, आपको कुछ पता चला? ये सब किसने किया था? ये सुनकर मृत्युंजय अपना सिर हिलाते हुए बोला, दुश्मनों की कमी नहीं है हमारे पास, लेकिन तुम ये बताओ, विक्रम की शादी तुम्हारे पास क्या कर रही है? इधर उधर देखते हुए बोला, हमारा कोई रिश्ता नहीं, वो बस मेरे साथ रहती है। जिस पर मृत्युंजय अपनी आंखें चढ़ाते हुए, कैसा एक्सप्लेनेशन हो? बिना किसी रिश्ते के तुम दोनों साथ रहते हो। रीति के गहरी सांस लेकर बोला, आप क्या तुम उससे प्यार करते हो? मृत्युंजय ने ऋतिक के कुछ कहने पर उनसे पहले बीच में कहा। ये सुनकर ऋतिक जल्दी से बोला, नहीं, तो तुम उसके साथ क्यों हो? मृत्युंजय ने फिर से पूछा, मुझे नहीं पता। ऋतिक ने हताश होकर ये सुनकर मृत्युंजय हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, लगता है कि फिर से केरल जाने का वक्त आ गया है। ऋतिक मैगजीन को घूरते हुए उसकी फैमिली कर्नाटक में रहती है। मृत्युंजय ऋतिक के सामने आ गया। ऋतिक साले अंधेरे में रहने के बाद अगर रोशनी नजर आए तो रोशनी में चले जाना चाहिए। ऋतिक बिना किसी भाव के मृत्युंजय की तरफ देखते, वो मेरे साथ सेफ नहीं है, मैं उसकी ज़िंदगी क्यों बर्बाद हूँ? मेरी ज़िंदगी और मौत का कोई हिसाब नहीं है। जिस पर मृत्युंजय ऋतिक को देखते हुए बोला, मुझे पता है कि तुम्हें सबसे नहीं निकल सकते, लेकिन ये भी सच है कि तुम्हें प्रकृति पसंद है। ये सुनकर ऋतिक मृत्युंजय को देखते हुए बोला, क्या आपको पता है कि प्रकृति पहले विकल्प सारंग के साथ थी? मृत्युंजय आंखें रोल करते हुए बोला, मुझे कोई मतलब नहीं होता मेरे भाई किसके साथ क्या कर रहे हैं, जब तक बात फैमिली रेपुटेशन पर ना आए। ऋतिक एक गहरी सांस लेकर बोला, तो आप मुझे बताओ मैं क्या करूं? मृत्युंजय ऋतिक के हाथ को पकड़ उसे सीने पर रखते हुए बोला, दिल पर हाथ रख कर सोचो, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा दिल क्या चाहता है। दिल हमेशा नुकसान चाहता है। ऋतिक ने अपना हाथ सीने से हटाते हुए कहा, जिस पर मृत्युंजय मुंह बनाते बोले, तुम सच में बहुत ज़्यादा खड़ूस, मुझसे भी ज़्यादा। ऋतिक एक तिरछी मुस्कान के साथ बोले, लेकिन फिर भी प्रकृति झा को मुझसे प्यार हो गया। मृत्युंजय अपना सिर हिलाते हुए बोले, ठीक है, अब तुम ठीक हो ना? ऋतिक हाँ में अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ मैं ठीक हूँ, और प्रकृति ठीक है ना? तुम कहो तो तुम्हारे बगल में उसका भी बिस्तर लगवा देता हूँ, फिर साथ में रहना। मृत्युंजय ने फ्रैक्ट्रेक्शन में ये सुनकर ऋतिक हल्के से मुस्कान के साथ बोला, वैसे ये बिस्तर बड़ा है, हम दोनों एडजस्ट कर सकते हैं। मृत्युंजय थोड़ा हैरान हो गया, मतलब तुम दोनों हम दोनों एक ही घर में एक ही बेडरूम में कई रातें बिता चुके हैं, इसलिए हम दोनों के लिए कोई नई बात नहीं है।
ऋतिक ने मृत्युंजय की बात को बीच में काट कर जवाब दिया, जिस पर मृत्युंजय हैरान होते हुए बोला, तुम दोनों एक साथ एक कमरे में बिस्तर में रहते हो, लेकिन तुम्हें डाउट है कि तुम प्यार करते हो कि नहीं करते? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ऋतिक तिरछी नज़र से मृत्युंजय को देखते और हम साथ में रहते, इसका मतलब ये नहीं कि हम दोनों का रिश्ता ऐसा है। हम दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ है। हाँ, तो तुम उसे गले लगाकर सोते हो शादी से पहले बिना किसी रिश्ते के? तुम्हें अजीब नहीं लगता? मृत्युंजय ने ऋतिक को तरेड़ते हुए पूछा, जिस पर ऋतिक अजीब नज़रों से मृत्युंजय को देखते हुए, अब आप ओल्ड फैशन की तरह बात कर रहे हो। मृत्युंजय चीरते हुए अपने दांत पीसकर बोला, मैं कोई ओल्ड फैशन की तरह बात नहीं कर रहा हूँ। तुम प्रकृति से प्यार नहीं करते तो तुम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं हो, और ना ही ऐसा तुम्हारा कोई रिश्ता है, लेकिन तुम दोनों एक ही बेडरूम में रहते हो। मैं नहीं सब सवाल उठाएंगे। ये सुनकर ऋतिक सख्त आवाज़ में बोला, सबके मुंह तोड़ के कैरेक्टर पर उंगली उठाएगा। मृत्युंजय गहरी सांस लेकर बोला, एक काम करते हैं, प्रकृति के लिए सिक्योरिटी का इंतजाम कर देता हूँ, उसे अपने हाल में छोड़ दो और तुम्हें जो करना है तुम करो। ऋतिक अपना सिर हिलाते हुए बोला, मुझे जो करना है मैं कर लूँगा। तभी वार्ड का एक और 34 साल का आदमी अंदर आता है। उसके चेहरे पर एक गुस्सा साफ नजर आ रहा। मृत्युंजय और ऋतिक उसकी तरफ देखते हुए वो आदमी तेज कदमों से ऋतिक के पास आकर एक मूछा मारने के लिए हाथ ऊपर कर, उससे पहले मृत्युंजय उसके हाथ को पकड़ कर कहता, व्हाट द हेल आर यू डूइंग, बिहेव योरसेल्फ मिस्टर। वो आदमी मृत्युंजय से अपने हाथ को झटका से छुड़ा कर उसे घूरते हुए बोला, यू डोंट नीड टू गेट इनटू दिस, ये मेरे और इस माफिया के बीच की बात है। उसकी बात सुनकर ऋतिक मृत्युंजय से बोला, आप थोड़ा बाहर जाइए, मैं जरा होने वाले साले से बात कर लूँ। ये सुनकर मृत्युंजय आंखें बड़ी कर ऋतिक की तरफ देखते हुए, क्या साला? यार ये साले इतने हरामी क्यों होते हैं? भास्कर जो कि प्रकृति का बड़ा भाई था, बुरी तरीके से प्रकृति को घूरते हुए बोला, अपनी औकात देख कर रिश्ते बनाना सीखो। ऋतिक बिना किसी भाव के भास्कर की तरफ देखते हुए, जहाँ तक बात है औकात की, वो तो तुम्हारी नहीं है मेरे सामने भास्कर झा, क्योंकि तुम्हारी तरह मैं शरीफ का नकाब पहनकर लोगों को गिरवी नहीं रखता। ऋतिक की बात सुनकर भास्कर के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते और गुस्से में ऋतिक को घूरते हुए कहता है, तुम इस तरीके से बिना किसी सबूत के मुझ पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। सबूत की बात कर रहे हो तो सुनो, तुम्हारे टीम में जो इस बार वेपन डिलीवर हुआ था, 50 वेपन गायब है। कुछ दिन पहले जो ट्रक में इलीगल सामान डिलीवरी हो रहे थे, वो बॉर्डर के पार कैसे हुआ? और रवि शुक्ला जेल से फरार कैसे हुआ? बॉर्डर के इंचार्ज तुम थे, तुम्हारे सो कॉल्ड पापा एसपी और रवि शुक्ला जी जेल में थे, उनकी ड्यूटी वहीं पर। और कुछ चाहिए? ऋतिक ने भास्कर को देखते हुए कहा। ये सुनकर भास्कर हंसते हुए, हाँ हाँ हाँ, कानून सबूत और गवाह पर यकीन करता है, जुबान पर नहीं। मृत्युंजय भास्कर की बात सुनकर बोला, हम ऐसे हैं ना जो जुबान को ही तो सबूत और गवाह साबित कर देते हैं, इसलिए तुम्हें उसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर भास्कर मृत्युंजय को घूरते बोले, दुश्मनी अच्छी होती है मिस्टर सारंग, लेकिन उतने नहीं कि कब परिवार से लोग कम होते जाए पता न चले। और मैंने सुना है एक नया मेहमान आया है आपके परिवार में जो इसी अस्पताल में है। मृत्युंजय तिरछी मुस्कान के साथ भास्कर की तरफ देखकर, और मुझे सुनने की जरूरत नहीं, आपकी बहन मेरे बॉडीगार्ड्स की गिरफ्त में है। मेरी फैमिली को कैसे प्रोटेक्ट करना है मुझे अच्छे से पता है, इसलिए पहले खुद के ऊपर ध्यान दो। भास्कर मृत्युंजय और ऋतिक को घूरते हुए ऋतिक से बोला, क्या चाहिए तुम्हें? चाहिए तो बहुत कुछ, लेकिन फिलहाल के लिए तुम्हारी बहन मैं चाहता हूँ, बाकी की डील बाद में सोचेंगे। ऋतिक ने सीधा सा जवाब दिया, जिसे सुनकर भास्कर ऋतिक को नफरत से देखते हुए, मेरी बहन को गोली मार दूंगा मैं, लेकिन तुम जैसे इंसान से उसकी शादी नहीं करूँगा जिसे वो जिंदगी भर घुट घुट कर मरे। ऋतिक अपना सिर हिलाते हुए, ये तो समय बताएगा कि तुम्हारी बहन किसके साथ घुटन महसूस करती है, मेरे साथ या अपने परिवार के साथ। भास्कर के चेहरे पर थोड़े से परेशानी भरे शिकन आ जाते हैं, जिसे देखकर मृत्युंजय कहता है, ये लड़का खाली शक्ल से घमंडी दिखता है और है भी, लेकिन तुम्हारी बहन को खुश रखेगा। ऋतिक मृत्युंजय की बात पर एक नज़र उसे देखने के बाद भास्कर से बोला, कोई दहेज नहीं लूँगा, सिर्फ तुम्हारी बहन चाहिए, और वैसे भी हम दोनों साथ रहते हैं। भास्कर ऋतिक को इग्नोर करते हुए, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं अपनी बहन तुम्हारे हाथ कभी नहीं जाने दूंगा। भास्कर की बात सुन मृत्युंजय उसकी तरफ देखते हुए बोला, आप अपनी बहन से मिले? भास्कर मृत्युंजय को घूरकर, तुमसे मतलब? मृत्युंजय घूरकर भास्कर की तरफ देखता है, तभी वार्ड बॉय और नर्स दरवाजा खोलकर प्रकृति के बेड को धक्का देते वहाँ से ले आते हैं। ऋतिक प्रकृति को देखकर एक वार्ड बॉय से बोला, क्या ये अभी भी बेहोश है? नर्स ऋतिक की बात पर मुस्कुरा कर बोली, जी नहीं सर, दवाई के असर के कारण ये सो रही है, कुछ देर में जाग जाएगी। ऋतिक नर्स की मुस्कान पर बोले, मैंने कोई जोक मारा है क्या? नर्स थोड़ी कंफ्यूज होकर बोली, जी। ऋतिक सख्त आवाज़ में बोला, मुझे मुस्कुराहट नहीं पसंद, जाओ यहाँ से। ऋतिक की बात पर नर्स चुपचाप वहाँ से चली जाती। उसके जाने के बाद भास्कर ऋतिक पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत से चिल्लाओ मत, वरना गोली आर पार कर दूंगा। सो रही है वो,
ऋतिक ने अपने होठों पर उंगली रखकर भास्कर को धमकाते हुए कहा। भास्कर ऋतिक की धमकी पर एक नज़र प्रकृति को देखने के बाद बोला, तुम अपनी हद पार कर रहे हो खन्ना। ऋतिक दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए, रिश्ता लेकर आऊँगा, ज़्यादा कोई होशियारी झाड़े सिर्फ हाँ कह देना। भास्कर का चेहरा गुस्से से कांप जाता है, जिसे देखकर मृत्युंजय कहता है, तुम्हारा चेहरा लाल हो गया है, घर जाकर बर्फ लगा लेना। भास्कर मृत्युंजय और ऋतिक की बात पर बोला, और अगर मैं कहा कि मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है तो तुम्हारी बहन और मैं व्हाइट वेडिंग कर लेंगे। ऋतिक खन्ना इतना अमीर तो है, ऋतिक ने रिलैक्सनेस के साथ कहा। भास्कर ऋतिक की बात पर फुल कॉन्फिडेंस में, मेरी बहन तुमसे शादी नहीं करेगी क्योंकि वो तुम्हें पसंद करती ही नहीं है। ऋतिक भास्कर की बात सुन अपना सिर हिलाते और, हाँ तुमने सही कहा, वो मुझे पसंद नहीं करती बल्कि प्यार करती है। ये सुनकर भास्कर फिर से ऋतिक को घूरने लगता है। वहीं मृत्युंजय उन दोनों के झगड़े को देखते हुए बोला, अब झगड़ना बंद करो। फिर भास्कर की तरफ देखते हुए बोला, ऋतिक खन्ना के पास एक पूरा परिवार है और उसका भाई मैं हूँ, और तुम्हारी बहन बिल्कुल भी दुख नहीं करेगी। और ऋतिक के पास उसका पर्सनल बंगला भी है, यहाँ भी वहाँ गोवा में भी। तुम्हारी बहन जहाँ चाहा वहाँ रह सकती है। भास्कर मृत्युंजय की बात पर बोला, लेकिन तुम तो इससे छोटे लगते हो, तो तुम इसके बड़े भाई कैसे हो? मृत्युंजय सीरियसनेस के साथ भास्कर को घूरते हुए, उम्र में छोटा हूँ, तजुर्बे में उससे भी बड़ा हूँ, और मेरे पास मेरी बीवी है, मेरा एक बच्चा है। ऋतिक मृत्युंजय की बात सुनकर भास्कर की तरफ इशारा करते हुए, इनका भी 4 साल का बेटा है और 27 साल की एक खूबसूरत सी वाइफ है। भास्कर के चेहरे के एक्सप्रेशंस अब डर में बदल जाते हैं और वह हैरानी से ऋतिक की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें कैसे पता? ऋतिक भास्कर की बात पर तिरछी मुस्कान के साथ बोला, मुझे गरे मुर्दे उखाड़ना बहुत पसंद है और मैंने सुना है कि वो किसी दूसरे कास्ट की है, इसलिए तुमने अपने पापा को इस बारे में नहीं बताया। मृत्युंजय ऋतिक की बात सुनकर भास्कर की तरफ देखते हुए बोला, दूसरे कास्ट की? अमेरिकन है क्या? भास्कर गुस्से से मृत्युंजय की तरफ देख ऋतिक से बोला, ठीक है, मैं घर वालों से बात करूंगा, लेकिन दोबारा तुम मेरे फैमिली का जिक्र नहीं करोगे। ऋतिक अपना सिर हिलाते हुए बोला, ठीक है, लेकिन एक बार ध्यान लगा कर सुनो, मेरे प्यारे बरसाले, अपनी बहन और अपनी जीजा के बीच में कभी मत आना। भास्कर प्रकृति को एक नज़र देख कर बोला, मेरी बहन को कुछ हुआ तो मैं आऊँगा। मृत्युंजय भास्कर की बात सुनकर बोला, हम अभी शादी की बात नहीं कर सकते, कुछ दिन बाद हम सीधा कर्नाटक आएंगे रिश्ता लेकर। भास्कर मृत्युंजय की बात का बिना कोई जवाब दे वहाँ से गुस्से में चला गया। उसके जाने के बाद मृत्युंजय कन्फ्यूजन में ऋतिक की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें कैसे पता चला कि उसकी बीवी और बच्चे के बारे में? ऋतिक शैतानी मुस्कान के साथ बोला, मुझे सबकी जीवन कुंडली के बारे में पता है, किसकी किससे कितनी पड़ती है। मृत्युंजय ऋतिक को इग्नोर करते बोला, तुमसे कुछ कहना ही बेकार है, मुझे तो अब तुम्हारी होने वाली बीवी के लिए बुरा लग रहा है। ऋतिक दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए बोला, आपको अपनी वाइफ को लेकर जाना चाहिए, क्योंकि आज बक बक मशीन की गोद भराई है। मृत्युंजय ऋतिक की बात सुनकर उसे गहरे नज़र से देखते हुए, क्या तुम्हें वैशाली सच में पसंद आ गई थी? ऋतिक अपना सिर हिलाते हुए बोले, उसकी आंखें मुझे बहुत अच्छी लगती है, बेखौफ है, और शायद आपका भाई बीच में नहीं आता तो अभी तक मैं उससे शादी कर चुका होता। मृत्युंजय अपने दांत पीसते हुए बोला, दोबारा कभी मेरी बहन की तरफ आँख उठाकर मत देखना। इतना कहकर मृत्युंजय वार्ड के बाहर चला जाता है। ऋतिक उसे जाता हुआ देखने के बाद तिरछी मुस्कान के साथ प्रकृति को देखने लगता है। इधर सारंग विला में अमृत वैशाली का मेकअप कर रहा था और वैशाली पराठे खाते हुए मुंह बना रही थी। अमृत वैशाली का मुंह बनाने पर उसे घूरते हुए बोला, वैशाली तुम्हें रेडी करने के लिए कहा गया है। हाँ, तो तुम ब्यूटिशियन काहे बना रहे हो? वैशाली ने तुनक कर कहा, जिसे सुनकर अमृत गहरी सांस लेगा, क्योंकि तुम्हें रेडी करना बहुत ज़रूरी है। वैशाली अपनी साड़ी की तरफ इशारा करते हुए, हमको हरा साड़ी काहे पहनाए हो? हम सोच रहे थे कि हम लाल साड़ी पहनेंगे और दीदी आएगी कि नहीं आएगी। तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है वैशाली, तुम्हारी दीदी आ चुकी है। महक ने अंदर आते हुए कहा। वैशाली अमृत को खुद से दूर कर जल्दी से खड़ी हो महक के पास जा उसके गले लगाते हुए बोली, हमने आपको बहुत मिस किया। महक वैशाली के बाद उससे दूर हो मुस्कुराते हुए बोली, मैं भी सोच रही थी कि तुम्हें भी रहना चाहिए था मेरे साथ। जिस पर मृत्युंजय आते हुए बोला, क्यों? अगर तुम्हारे साथ वहाँ होती तो क्या तुम दोनों साथ में कबड्डी खेलते? वैशाली मृत्युंजय को इग्नोर कर महक की तरफ देखते हुए बोली, बच्चा कैसा है? महक मिक्कू को याद कर मुस्कुराते हुए वैशाली से बोली, बहुत जल्दी आ जाएगा और उसका बहुत धूमधाम से स्वागत करेंगे। वैशाली महक की खुशी को देखकर मुस्कुराते हुए, हमको तो पता था सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, वैसे लड़का है कि लड़की हमको हमारे पति ने नहीं बताया। अमृत वैशाली के इल्ज़ाम पर बोला, अरे मुझे खुद नहीं पता था लड़का है या लड़की। जिस पर महक वैशाली का गुस्सा होने से पहले वैशाली से बोली, मुझे खुद आज पता चला है और लड़का है, उसका नाम मिक्कू है। जिस पर वैशाली खुश होकर बोली, नाम भी हो गया?
मृत्युंजय वैशाली की बात पर बोला, निक नेम है, असली नामकरण के दिन होगा। मृत्युंजय की बात पर वैशाली उसे देखते हुए बोली, वैसे आपका मृत्युंजय नाम मृत्युंजय के बजाय गजमुखासुर होना चाहिए था। काहे कि आप हमेशा बीच में बोलते हैं। मृत्युंजय अमृत की तरफ देखते हुए, इसे लेकर नीचे आओ, मैं अपनी बीवी को लेकर जा रहा हूँ। इतना कहकर मृत्युंजय महक कर लेकर नीचे की तरफ चला। उनके जाने के बाद वैशाली ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठते हुए अमृत से बोली, अब खरे खरे मुँह काहे देख रहे हो, चलो जल्दी मेकअप करो। अमृत निराश से अपनी गर्दन हिलाकर फिर से वैशाली के मेकअप करने लगता। नित्या व्हाइट वेडिंग ड्रेस पहने करण के सामने खड़ी हुई। करण जिसने ब्लैक बिजनेस वेडिंग सूट पहन रखा था, फादर के कहने पर नित्या के उंगली में रिंग पहना था और नित्या चुपचाप खड़ी रही, जिसे देख करण नित्या से कहता, नित्या रिंग पहना। नित्या करण की बात पर उसकी तरफ देखने के बाद सामने की तरफ देखती है, जहां पर अनगिनत बिजनेसमैन और जिस लड़के ने सुधांशु को मारा था वो भी खरा उन दोनों को देख रहा था। करण नित्या के हाथ को पकड़कर अपनी उंगली में जबरदस्ती रिंग डालने के बाद नित्या को खींचकर उसके होठों पर अपने होठ रख। सभी लोग जोर जोर से ताली बजाने लगे। नित्या के आंखों में आंसू भरे हुए तो वो करण को खुद से दूर धक्का देती है, तो करण नित्या को छोड़कर अपने होठ साफ कर कहता है, रिचुअली फॉलो कर रहा था। नित्या गुस्से भरी नज़र से करण को देखते हुए, नफरत है मुझे तुमसे, समझे, नफरत, आई हेट यू ब्लडी बास्टर्ड। इतना कहकर नित्या रिंग उतार कर करण के मुंह पर फेंक देती और उसे अपने ड्रेस को अपने हाथ में पर दौड़ते हुए पैलेस के गेट की तरफ भाग जाती है। करण जाती हुई नित्या को देखने के बाद उस लड़के की तरफ देखता है, जिस पर वो लड़का अपना सिर हिला नित्या के पीछे चला जाता है। उस लड़के के जाने के बाद करण आए सारे गेस्ट की तरफ देखते हुए बोला, Thank you for supporting me in my special moment. You all are welcome to the reception party at night. करण की बात पर सब लोग ताली बजाते हैं, तो करण रिंग को उठाकर अपने पैंट के पॉकेट में डालकर बाहर की तरफ निकल जाते हैं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखा। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।